हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी टीचर हो, बीपीएससी हो, या किसी भी वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल डिस्कशन कराऊंगा। और यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम में या किसी भी वन डे एग्जाम में टकराते हुए दिख जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर टैली करेगा आपके एग्जाम में, इस बात को मैं कंफर्म कह देता हूं। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। सबसे पहला तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो भाई इसमें अरुणा आशफ अली, तो हाँ यही करेक्ट आंसर होने वाला है, अरुणा आशफ अली। और तैयारी थर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था अरुणा आशफ अली से रिलेटेड कि वयोवृद्ध महिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो अरुणा आशफ अली को वयोवृद्ध महिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो अरुणा आशफ अली को वयोवृद्ध महिला के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रख लियो आप लोग। नेक्स्ट, झंडा गीत किसने लिखा है। तो भाई झंडा गीत जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत है हमारा, ठीक है। तो इसे किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त या श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो भाई झंडा गीत जो है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर से याद रख लेना आप लोग, राष्ट्रगान जो जनगण मन है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी से याद रख लियो आप लोग, राष्ट्रगीत लिखा है, ठीक ना। राष्ट्रगीत किसने लिखा है। तो राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी से आनंद मठ भी याद रख लीजिएगा आप लोग, आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदनी किसके द्वारा लिखा गया है भाई, तो ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी में इसे नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सारा डिस्कशन करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। एक ही जगह में पूरा कंटेंट देने का कोशिश कर रहा हूं, किसी का भी आ रहा है तो ठीक है भाई, तो आप लोग पूरा नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री बुक इंपॉर्टेंट है। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, मंसूर आलम, मोहम्मद अली जिन्ना। तो व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया का एक बुक था, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ओके। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए, राम मनोहर लोहिया का एक बुक है। राजेंद्र प्रसाद से आपको क्या याद रख लेना है भाई, तो पहला जो नोबेल प्राइज था राजेंद्र प्रसाद को मिला है, फर्स्ट नोबेल प्राइज। तो पहला नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो राजेंद्र प्रसाद को मिला है। ये हमारे क्या थे, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, प्रथम जो है राष्ट्रपति थे हमारे, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को एक उपाधि दिया गया था, देश रत्न। देश रत्न का उपाधि किसे मिला था भाई, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न का उपाधि मिला था। इनसे रिलेटेड एक बुक याद रख लीजिएगा आप लोग, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है, तो इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद से ये भी याद रख लेना कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे भाई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इतना बात आप लोग राजेंद्र प्रसाद से याद रख लियो। और राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था भाई, ये बिहार में ही आपको देखने को मिला है इनका जन्म, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और ये अंतरिम सरकार में जो थे, खाद मंत्री भी रह चुके हैं अंतरिम सरकार में। और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1946। तो खाद मंत्री किसमें रह चुके हैं, तो अंतरिम सरकार में जो है राजेंद्र प्रसाद खाद मंत्री रह चुके थे, ठीक ना। खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रह चुके हैं अंतरिम सरकार में। और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था अंतरिम सरकार का गठन। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, ठीक है। तो जितना भी मैंने पॉइंट कहा है कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे भाई। नेक्स्ट, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। पहला समाचार पत्र पूछ लिया, भारत का पहला समाचार पत्र भाई कौन सा था, किसने शुरू किया, तो दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान, रविन्द्रनाथ टैगोर, जेम्स हिक्की। देखो आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है, तो पहला समाचार पत्र जो था वो जेम्स हिक्की ने शुरू करा था, जेम्स हिक्की ने शुरू करा था। दादा भाई नौरोजी से आप लोग याद रख लियो, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो दादा भाई नौरोजी।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है भाई? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नरोजी ने लिखा है। याद रखना है इतना आपको। एक याद रख लीजिएगा, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया? तो धन बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नरोजी ने दिया है। धन बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नरोजी ने दिया था। इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर से क्या याद रख लेना है भाई? तो जन गण मन याद रख लेना है आपको। नेक्स्ट, विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। बीपीएससी के टीचर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रखा था, टीचर का जो एग्जाम हुआ था। और ये देखिए आरआरबी 2003 का भी क्वेश्चन है, बीपीएससी टीचर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता पूछ लिया है। बुक तो मैं बार बार कहता हूं यार कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बुक से क्वेश्चन 2 मार्क्स तो कंफर्म है कि आपके बुक से या फिर मैगजीन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा। आपके बीपीएससी टीचर के एग्जाम में चाहे बीपीएससी के एग्जाम में 2 मार्क्स का तो आपको बुक से रिलेटेड, मैगजीन से रिलेटेड, न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लियो आप लोग। मैं अभी भी बता रहा हूं, इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो विश्व इतिहास, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। तो भाई यही तो करेक्ट होने वाला है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को ना चाचा के नाम से जाना जाता था। चाचा जी किसे कहा जाता था? जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता था। इस बात को ध्यान रखना। महात्मा गांधी का देख लो पहली बात कि जन्म कब हुआ है? तो जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को इनका जो है जन्म हो गया था। इनकी एक मैगजीन आप लोग याद रख लीजिएगा भाई, तो हरिजन। हरिजन जो है ना महात्मा गांधी का मैगजीन है। यंग इंडिया, यंग इंडिया, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ये सब क्या है? तो महात्मा गांधी का मैगजीन है। हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी का मैगजीन। बुक याद रख लीजिएगा, एक बुक याद रख लीजिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी का एक बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी की एक पुस्तक का नाम है। महात्मा गांधी ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ का स्थापना महात्मा गांधी ने करा है। हरिजन सेवक संघ का स्थापना किसने करा है भाई? तो महात्मा गांधी ने करा है। कब करा है? तो 1932 में करा है। 1932 में हरिजन सेवक संघ का स्थापना महात्मा गांधी ने करा है। आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जहां भी हरिजन शब्द आपको लगा हुआ देख लीजिएगा तो वहां पे महात्मा गांधी के साथ चले जाइएगा, आंसर हमेशा करेक्ट होने वाला है आपका। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक से याद रख लीजिएगा आप लोग, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी जो मैगजीन था बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, मराठा और केसरी। और बाल गंगाधर तिलक, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को एकमात्र मुस्लिम जिसने कांधा दिया, कौन दिया था? तो भाई वो शौकत अली ने दिया था। शौकत अली, शौकत अली, ये सब कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग। शौकत अली ही एकमात्र मुस्लिम थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कांधा दिया था। ठीक है, तो शौकत अली इसका आंसर हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है भाई, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना? तो पहली बात याद रख लियो आप लोग, सेंट्रल हिंदू कॉलेज कब बना है भाई? तो ये 1898 में बना है। डेट तो पहले यही याद रख लेना है आपको, डेट। तो 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, पहले डेटे याद रख लेना है आपको। मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज से रिलेटेड है, 1898 में स्थापित किया गया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। एनी बेसेंट का एक मैगजीन याद रख लीजिएगा आप लोग, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का मैगजीन का नाम है। कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट के मैगजीन का नाम है न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। बीपीएससी के टीचर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, न्यू इंडिया पत्रिका किसने लिखा या कॉमनवेल्थ, ऐसा ही एक क्वेश्चन था, तो वो एनी बेसेंट ने लिखा था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। राजेंद्र प्रसाद तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हो जाते हैं। एनी बेसेंट से एक बात और याद रख लेना भाई कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और अगर आपसे पूछ ले कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू। अगर भारतीय शब्द जुड़ जाए तो सरोजनी नायडू। और पहली महिला अध्यक्ष पूछ ले तो एनी बेसेंट। और अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ ले तो सरोजनी नायडू। समझ में आ गया होगा जैसा मुझे उम्मीद है। चलिए फिर नेक्स्ट, बंगाल की एसाइटिक सोसाइटी
1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे। तो क्या पूछा है भाई, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, मतलब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भाई, तो स्थापना कब हुआ है 1784। पहले तो यही याद रख लियो आप लोग कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापना हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापना हुआ है। कहां पर हुआ है, तो बंगाल में हुआ है। कहां पर हुआ है, तो बंगाल में हुआ है। ठीक है, किसने स्थापना करा, वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिन्टॉश, जेम्स प्रिंसेप। तो भाई ये सर विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना करा है, 1784 में करा है, बंगाल में करा है। इस चार बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, बार बार कहता हूं, इंपॉर्टेंट है। लाइफ डिवाइन महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्ण, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन किसने लिखा है भाई, तो एसएससी 2001, आरआरबी 2005। लाइफ डिवाइन बुक जो लिखा है वो अरविंद घोष ने लिखा है। अरविंद घोष ने लिखा है लाइफ डिवाइन बुक। महात्मा गांधी से एक बात आपको यह भी याद रख लेना है भाई, इनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र, महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र। कौन कौन, हरिलाल, 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 मनीलाल, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, रामदास, रामदास, देवदास, देवदास। तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, और एक दत्तक पुत्र था, मतलब कि गोद लिया हुआ। ठीक ना, तो एक दत्तक पुत्र कौन था भाई, तो जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज। एक दत्तक पुत्र, महात्मा गांधी का एक दत्तक पुत्र जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज। ठीक ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो राष्ट्रपिता किसने कहा है महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है। कहां से कहा था भाई, तो रेडियो से कहा था, रेडियो से। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है। अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी को बापू किसने कहा है, बापू, बापू किसने कहा है महात्मा गांधी को, तो बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगर आपसे पूछ ले भाई कि 1 मैन बाउंड्री वॉल किसने कहा है, 1 मैन बाउंड्री वॉल, महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री वॉल किसने कहा है, तो 1 मैन बाउंड्री वॉल जो है लॉर्ड माउंट बैटेन ने कहा है। 1 मैन बाउंड्री वॉल लॉर्ड माउंट बैटेन, माउंट बैटेन ने कहा है। 1 मैन बाउंड्री वॉल किसने कहा है, तो लॉर्ड माउंट बैटेन ने कहा है महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री वॉल। अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा है, महात्मा, तो महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा है। इतना बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। हम भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, भूदान आंदोलन भाई याद रख लियो आप लोग, भूदान आंदोलन से विनोबा भावे जुड़ी हुई थी। भूदान आंदोलन विनोबा भावे, और विनोबा भावे ही वो शख्स है जिसने व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की क्या थी, पहली सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह के क्या थे, तो पहले सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे। पहले सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन है भाई, तो विनोबा भावे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ है, तो पवनार से शुरू हुआ है, पवनार महाराष्ट्र से शुरू हुआ है, पवनार महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। ठीक ना, महाराष्ट्र पवनार से शुरू हुआ है। अक्टूबर 1940 में स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर 1940 में पवनार महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ है व्यक्तिगत सत्याग्रही। व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में स्टार्ट हुआ है पवनार महाराष्ट्र से, और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इस बात को ध्यान में रख लियो आप लोग। ठीक है भाई, जयप्रकाश नारायण को देखो लोकनायक का उपाधि दिया गया है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी को क्या कहते हैं यार, बापू कहा जाता है, बापू। महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। बापू किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अच्छा, महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, 1 मैन बाउंड्री वॉल की भी उपाधि दी गई थी। तो किसने दिया था 1 मैन बाउंड्री वॉल की उपाधि, तो भाई लॉर्ड माउंट बैटेन ने 1 मैन बाउंड्री वॉल की उपाधि महात्मा गांधी को दी है। ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था, आप लोग कमेंट करके बताएं तो मुझे, चंपारण आने का न्योता। तो महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। किसने, महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया है भाई, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया है, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है, चलिए फिर
आनंद मठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू। तो भाई यहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। दुर्गेश नंदनी अगर पूछ ले तो दुर्गेश नंदनी के भी लेखक यही हो जाते हैं आपके, दुर्गेश नंदनी के भी लेखक यही हो जाते हैं, दुर्गेश नंदनी के भी लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ही हो जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर से जनगण मन याद रख लियो आप लोग, और सरोजनी नायडू से क्या याद रख लेना है? कांग्रेस की प्रथम महिला, भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम जो थी भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। अगर यहां पर भारतीय वर्ड जुट जाए तो फिर आपकी सरोजनी नायडू आंसर आ जाता है, और अगर कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष से पूछ ले तो फिर एनी बेसेंट आंसर होगा, और भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछ ले आपसे तो सरोजनी नायडू आंसर होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में इसका सदस्य नहीं था। नहीं पूछ रखा है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। बीपीएससी में आपको नहीं पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि नहीं अगर ध्यान नहीं देने पे आपको गलती आंसर करके आते हैं वहां पे। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था ये पूछा है। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड के, लॉर्ड एमरी। तो भाई लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे, ये तीनों तो आपके सदस्य थे उसके, ठीक ना, तीनों सदस्य थे उसके। देखो कैबिनेट मिशन के ये तीनों सदस्य थे, और तीनों जब सदस्य थे तो इसका नेतृत्व किसने करा है भाई? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है पैथिक लॉरेंस ने करा है, नेतृत्व जो है पैथिक लॉरेंस ने करा था नेतृत्व। और कैबिनेट मिशन का आखिर उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो पूछ सकता है ना कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया। तो देखो इसका उद्देश्य, दो मेन उद्देश्य था इसका। एक तो था कि आपका संविधान सभा का संविधान सभा बनाना, ठीक ना, तो संविधान सभा का गठन करना या संविधान सभा बनाना, ये एक उद्देश्य था। और दूसरा था अंतरिम सरकार का गठन करना, अंतरिम सरकार का गठन करना, अंतरिम सरकार का गठन करना। तो दो उद्देश्य आप लोग याद रखिएगा कैबिनेट मिशन का। तो कैबिनेट मिशन का मुख्य दो उद्देश्य था, एक तो संविधान सभा बनाना था और एक था अंतरिम सरकार का गठन करना। ये कैबिनेट मिशन का दो मुख्य उद्देश्य था। और कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया, ये भी तो पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो भारत जो आया था भाई ये 24 मार्च 1946 को आया था, 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। इस बात को ध्यान रख लियो आप लोग। और इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड सर स्टॉफवर्ड क्रिप्स, ये तीनों इसके सदस्य थे। और नेतृत्व किसने करा था? तो नेतृत्व जो है पैथिक लॉरेंस ने करा था, सदस्य ये तीनों थे। और नेतृत्व किसने करा है? तो पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन का नेतृत्व करा है, इतना ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारत की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। यूपीएससी 1992। तो भाई देखो मिंटो मार्ले या फिर मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। और मार्ले मिंटो सुधार हुआ कब है? तो ये 1909 में हुआ है मार्ले मिंटो सुधार। और इसका क्या था मुख्य उद्देश्य भाई? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, मतलब कि मुसलमानों के लिए जो था ना पृथक निर्वाचन का बात इन्होंने करा था। मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन का बात किया गया था, इसमें पृथक निर्वाचन का बात किया गया था। तो मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का बात किया गया था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो भाई देखो यहाँ पूना समझौता बोला है जो ना, तो इसमें था हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। और पूना समझौता जो हुआ था ये सितंबर 1932 में हुआ था। तो 24 सितंबर जो है 1932 को हुआ था पूना समझौता। और पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था, बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था, बी.आर. अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था, ठीक है। तो पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ है? तो गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और हरिजन के लिए जो थे आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का इसमें बात करा गया था, ठीक है। तो इस बात को याद रख लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक ना। और ये क्वेश्चन टीआरई 3 में आपका देखा गया है ये क्वेश्चन, तो हो सकता है मे बी कि टीआरई 4 में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए।
नेक्स्ट, झूम कृषि कहां पर की जाती है? झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत, उत्तर, ये देख लो। अब तो झूम कृषि भाई तो ये उत्तर पूर्वी राज्य में करा जाता है, उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि। झूम कृषि जो है ना एक स्थानांतरित कृषि का टाइप है, स्थानांतरित कृषि का, स्थानांतरित कृषि का क्या है, एक टाइप है, मतलब कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि का एक टाइप है। आपसे पूछ लेगा कि झूम कृषि जो है किसका टाइप है, तो स्थानांतरित कृषि का एक टाइप है। और झूम जो कृषि होता है भाई ये कहाँ पर करा जाता है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में करा जाता है झूम कृषि। और ये स्थानांतरित कृषि मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का एक टाइप है झूम कृषि। अब देखो यहाँ पर झूम कृषि से बात हुआ है तो मैं आपको कुछ झूम कृषि के बारे में बता देता हूँ। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टीआरई एग्जाम के लिए। बीपीएससी टीचर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, 100% मैं कह देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का ये वाला, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है भाई, तो अब देखो मैं कुछ कुछ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आपको बता देता हूं। मान लो कि अगर आपसे पूछ ले कि लदांग कहां पर होता है, लदांग कहां की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कहा जाता है, तो लदांग जो है मलेशिया के जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो है उसे लदांग कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि लदांग जो है मलेशिया के स्थानांतरित कृषि को लदांग के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि रोका कहां पर होता है, रोका कहां की कृषि को कहा जाता है, तो रोका जो है भाई वो ब्राजील की कृषि को कहा जाता है। रोका जो है ब्राजील की कृषि को कहा जाता है। मिल्पा अगर पूछ ले आपसे, मिल्पा, तो मिल्पा जो है भाई वो मैक्सिको की कृषि को कहा जाता है, मैक्सिको की कृषि को मिल्पा कहा जाता है। अगर टमटाई पूछ ले आपसे, टमटाई या टमराई ऐसे पूछ ले कि टमटाई कहाँ का है भाई, तो टमटाई जो है थाईलैंड का है। कहाँ का है, टमराई या टमटाई कहाँ का है, तो थाईलैंड का है। ठीक ना, तो लदांग मलेशिया, रोका ब्राजील, मिल्पा मैक्सिको, टमटाई कहाँ का है, तो थाईलैंड का है। इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है, मतलब कि रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, ये पूछा है आपसे कि रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, तो सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, वीटिकल्चर। तो रेशम का कीड़ा का जब आप पालन करते हैं तो उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। सिल्वीकल्चर क्या है भाई, तो देखो ये वन का डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक ना, तो वन डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, वन के विकास से जुड़ा हुआ है आपका सिल्वी कल्चर। तो वन के विकास से जुड़ा हुआ है आपका सिल्वी कल्चर। सेरीकल्चर क्या है, तो रेशम के कीड़ों को पाले जाना को सेरीकल्चर कहा जाता है, रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। एपी कल्चर क्या है भाई, तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर के नाम से कहा जाना जाता है, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। और विटिकल्चर क्या है, तो अंगूर की खेती, ग्रेप्स, अंगूर की खेती भाई, तो अंगूर की खेती जो है विटिकल्चर, तो अंगूर की खेती क्या है, तो विटिकल्चर है। ठीक है, और यहाँ पर रेशम के कीड़ा से पूछा था, तो रेशम का कीड़ा का पालन सेरी कल्चर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, ट्रक फार्मिंग, मतलब ट्रक फार्मिंग क्या है ये पूछ रखा है। रेशम कीट का पालन, तो रेशम कीट का पालन तो अभी मैंने बताया यार क्या है, तो सेरीकल्चर है रेशम कीट का पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन। अंगूर की खेती तो विटिकल्चर है, विटिकल्चर है अंगूर की खेती। बागवानी से देख लो क्या कहते हैं, बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है भाई, तो बागवानी से। तो यही तो है, ट्रक फार्मिंग किससे रिलेटेड है, तो बागवानी से रिलेटेड है। ट्रक फार्मिंग बागवानी से रिलेटेड है। अच्छा, गन्ना अगर पूछ ले कि बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो पश्चिमी चंपारण, याद रख लीजिएगा, पश्चिमी चंपारण। गन्ना बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ पर, तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा होता है, इस बात को याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट, लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है, अभी मैंने ये बताया था ना कि लदांग कहाँ की खेती का नाम है, कहाँ की स्थानांतरित शिफ्टिंग फार्मिंग का नाम है लदांग, इंडोनेशिया, ब्राजील, मलेशिया, भारत। तो लदांग जो है भाई ये मलेशिया का है लदांग। ठीक है, रोका कहाँ का है भाई, तो रोका जो है ब्राजील का है, रोका ब्राजील का है, इसको ध्यान रख लेना आप लोग, एसएससी 2017 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, क्या पूछा है, कौन सी धातु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्युमिनियम, सोना, लोहा, सीसा। तो भाई ये सोना है, जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। ओके, नेक्स्ट,
कृत्रिम वर्षा कराने में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन जो होता है भाई, तो आर्टिफिशियल रेन किसके हेल्प से कराया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड। तो देखो आर्टिफिशियल रेन जो होता है वो सिल्वर आयोडाइड के हेल्प से कराया जाता है। सिल्वर आयोडाइड के हेल्प से कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है। इस बात को ध्यान रख लेना है आपको। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे उपयुक्त विद्युत चालक, मतलब यहां अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पूछा है आपसे कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा है ये पूछा है। तो देखो भाई यहां पे बेस्ट कंडक्टर पूछा है, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर। तो देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो सबसे बेस्ट कंडक्टर तो यहां दे ही रखा है आपका। देखो ये HCS 2021 का क्वेश्चन है। देखो बेस्ट कंडक्टर यहां तो दे ही रखा है कि सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है। सेकेंड नंबर में आपका क्या आ जाएगा भाई, तो कॉपर आ जाएगा। तो पहला बेस्ट कंडक्टर तो आपका सिल्वर है। सबसे जो अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक, विद्युत का चालक सिल्वर होता है, जिसे चांदी कहा जाता है, सिल्वर चांदी, ठीक ना। और सेकेंड नंबर में आपका कॉपर आता है, कॉपर मतलब कि तांबा। तो सबसे पहले आपका चांदी जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट है कॉपर, तांबा, ठीक है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो देखो पहले तो यही याद रख लेना, खैरा रोग किस में होता है, तो धान में होता है खैरा रोग। खैरा रोग किस में होता है, तो धान में होता है। किसकी कमी, नाइट्रोजन, जस्ता, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो भाई खैरा रोग जो है वो जस्ता की कमी से होता है, खैरा रोग। ओके। नेक्स्ट, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होता है? मतलब पूछा है अगर कि तांबा शरीर में बढ़ जाएगा तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, ये पूछा है कि तांबा अगर सबसे ज्यादा हो जाएगा शरीर में तो कौन सा बीमारी होगा, ये पूछा है आपसे। तो सिट्रोसिस होगा, रक्त अल्पता होगा, घेंगा होगा, वेल्डस डिजीज। तो भाई तांबा अगर ज्यादा हो जाएगा तो वेल्डस डिजीज हो जाता है, ठीक है। तो वेल्डस डिजीज जो हो जाता है, तांबा अगर ज्यादा हो जाए बॉडी में तो वेल्डस डिजीज हो जाता है आपके शरीर में, ठीक है भाई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? तो देखो मतलब पूछ रखा है कि गैल्वेनीकरण जो होता है भाई, तो गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन जो होता है उसमें किसका परत चढ़ाया जाता है, लोहे पर। तो लोहे पर जो है हम लोग प्लास्टिक, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता या टीन का परत चढ़ाते हैं। तो भाई जस्ता का गैल्वेनीकरण में या गैल्वेनाइजेशन में जो है आपका जस्ता का परत चढ़ाया जाता है लोहे के ऊपर। लोहे के ऊपर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, जिसके वजह से जो है ना लोहा को जंग से बचाने के लिए, मतलब कि रस्ट से बचाने के लिए चढ़ाया जाता है जस्ता का परत लोहे के ऊपर, उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है भाई। तो जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जस्ता का परत पर चढ़ाया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, मतलब अगर मान लो क्या स्टील को कठोरता प्रदान करना है तो उसमें क्या मिलाया जाएगा? तो स्टील को कठोरता जो है कार्बन की मात्रा, हाँ तो यही करेक्ट होने वाला है। कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की कठोरता जो है बढ़ जाती है, इसको ध्यान में रख लियो आप लोग। नेक्स्ट, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल वाल, जो कवक होते हैं भाई उसका सेल वाल किसका बना होता है? कवक का सेल वाल तो वो बना होता है आपका काइटिन व हेमीसेलुलोज का। काइटिन वो हेमीसेलुलोज का बना होता है, ठीक है। काइटिन का, कवक का सेल वाल काइटिन का बना होता है, इस बात को ध्यान में रख लियो आप लोग। नेक्स्ट, एगर, एगर किससे तैयार होता है? तो अगर जो है भाई वो शैवाल से तैयार होता है, लाइकेन से तैयार होता है, कवक से होता है, ब्रायोफाइटा से होता है। तो अगर जो होता है वो शैवाल से तैयार होता है। किससे होता है? तो शैवाल से तैयार होता है आपका। अगर किससे? तो शैवाल से तैयार होता है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, विषाणु माने जाते हैं। तो भाई विषाणु क्या है? सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो भाई देखो विषाणु जो होता है, वायरस जो होता है वो क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप है, ठीक है। मतलब कि सजीव और निर्जीव के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। सजीव और निर्जीव के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन सा है? तो विषाणु है। सजीव और निर्जीव के बीच का कनेक्टिंग लिंक जो है विषाणु है, वायरस है, ठीक ना। और देखो वायरस का खोज किसने करा है भाई? तो खोज इवानोवास्की ने करा था। डिस्कवरी किसने करा है वायरस का? तो इवानोवास्की ने करा है वायरस का खोज, इवानो
वास्की ने वायरस का खोज करा है, इवानो वास्की ने वायरस का खोज करा है। और विषाणु को देखो, विषाणु जो है वृद्धि कहां पर करता है, डेवलपमेंट विकास कहां पर करता है भाई, तो लिविंग सेल में करता है, जीवित कोशिका में ये वृद्धि करता है। तो लिविंग सेल में क्या करता है, तो वृद्धि करता है भाई, वृद्धि करता है। तो वायरस जो है लिविंग सेल में वृद्धि करता है, इस बात को ध्यान रख लेना है आपको। देखो मेनली वायरस क्या होता है, अगर वो लिविंग सेल में नहीं हो तो वो इनएक्टिव मोड में रहता है, लेकिन जैसे ही वो लिविंग सेल में एंट्री मारता है ना तो वो एक्टिव मोड में आ जाता है। ठीक है, तो लिविंग सेल में जब तक वो नहीं है तो इनएक्टिव मोड में वो है, लेकिन जैसे है वो लिविंग सेल में एंट्री किया, किसी के लिविंग सेल में गया तो वो एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है वायरस। ठीक, इस 3 बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलोगे। नेक्स्ट, मोजेक रोग का कारक तत्व है। तो भाई मोजेक रोग जो होता है ये किस में होता है, पहले तो यही याद रख लो कि मोजेक रोग जो है आलू में देखने को मिलता है मोजेक रोग। ठीक है, मोजेक रोग किस में होता है, तो आलू में होता है। और ये किसके वजह से होता है भाई, तो ये वायरस के वजह से आलू में होता है। ठीक ना, वायरस की वजह से, मतलब विषाणु यहाँ करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, दही जमाने में निम्नलिखित में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो दही जमने में एसिटोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टिक बेसिलस, लैक्टोबैसिलस, एसएससी 2013। तो दही जमाने में हम लोग यूज करते हैं लैक्टिबैसिलस बैक्टीरिया का। ठीक ना, तो लैक्टिबैसिलस का जो है भाई बैक्टीरिया का यूज करा जाता है दही जमाने में। तो दही जमाने में लैक्टिबैसिलस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है दही के जमाने में। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट, भारतीय, ये तो वही क्वेश्चन प्रिंट हो गया है। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। और आज जो है मैंने आपको लूसेंट और घटना चक्र दोनों के सीरीज इसमें कराए हैं, मतलब दोनों का क्वेश्चन मिक्स है इसमें। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आप लोग पूरा जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही मेरे सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलता हूं आपके साथ किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।